नमस्कार, प्रणाम। मैं हरे कृष्ण प्रकाश आप सभी का साहित्य आजकल का आज का यह विशेष कार्यक्रम साहित्यकारों से साक्षात्कार के 9वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, साहित्य आजकल के द्वारा साहित्यकारों से साक्षात्कार का एपिसोड आप लगातार देख ही रहे हैं और आज के इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेणु की धरती से चलकर आए युवा कवि, लेखक और तमाम ऐसे इनकी पहचान है जिनको कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूं। उनसे ही जानेंगे ऐसे युवा गौतम केसरी जी जो रेणु की धरती से चलकर यहाँ है। गौतम केसरी जी, आपका पूर्णिया की इस पावन धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जो भी ऑडियंस देख रहे होंगे उन सभी को मेरा प्रणाम है। जी। दोस्तों, आपको मैं जानकारी दे दूं कि आज गौतम केसरी जी बहुत ही अच्छा लिखते हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा ये नाम कमा चुके हैं, लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और साहित्य आजकल के साक्षात्कार के एपिसोड में इन्होंने आने की जिज्ञासा जाहिर की और इनकी जो कार्यशैली है उसको देखकर ये लगा कि साहित्यकारों के साक्षात्कार का जो साहित्य आजकल की जो एक विशेष योजना है कि इसके तहत तमाम साहित्यकारों को नित्य नए आगे बढ़ने में मदद किया जाए, तो उसके दौरान इनको यहाँ पर मौका दिया गया है। और आज के इस साक्षात्कार के एपिसोड में हम इनसे कई चीज़ों पर बातें करेंगे, इनके विषय में जानेंगे और ये आगे क्या करने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों से रूबरू होंगे। सर्वप्रथम मैं आपसे गौतम केसरी जी जानना चाहूँगा कि आप कितने उम्र के हैं और इस उम्र में आखिर आपको साहित्य के प्रति रुचि कैसे जागृत हुई, आप हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दें। मेरा उम्र अभी 21 साल है जी। साहित्य में रुचि मुझे आज से 2 साल पहले से जागृत हुई है। बिल्कुल। साहित्य में रुचि का सिर्फ एक ही कारण ये नहीं है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। हाँ। पढ़ने के साथ साथ हर चीज़ों को देखना, जैसे ये यहाँ खुला आसमान है, ये बादल है, तो यहाँ क्या हो सकता है, इसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और काफ़ी पुस्तकें पढ़ने से साहित्य की रुचि जागृत हुई। अच्छा, मतलब कि आप काफ़ी पुस्तकों को पढ़े और ये वातावरण में तमाम चीज़ों को आप देखें तो आपके अंदर साहित्य की भावना जागृत हुई। तो साहित्य की भावना जागृत हो गई, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो सर्वप्रथम कौन सी कविता लिखे थे या कहानी लिखे थे या क्या लिखे थे? सर्वप्रथम आप कविता तो नहीं लिखे थे, लेकिन वो उसको कविता नहीं कह सकते, लेकिन वो 2-4 लाइन की कविता थी जिसको हम लिखे थे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अच्छा, उसके बाद आप आगे लिखते गए। आप सर्वप्रथम एक कविता हमारे तमाम दर्शकों को आप सुना दें, क्योंकि आपके भी चाहने वाले अभी आपको देख रहे हैं। तो गौतम केसरी जी, अपने चाहने वालों को आप एक शानदार कविता सुना दें। ये मेरा सर्वप्रथम पहला पुस्तक है, दर्पण एक सच, जिसे मैंने लिखा था आज से 1 साल पहले। जानकारी दे दूं दोस्तों कि गौतम केसरी जो है अभी तक 3 पुस्तकों का सृजन कर चुके हैं। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई है और ये तीनों पुस्तक जो है मैं आपको एक बार अगर दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं। ये 3 पुस्तक, एक नवदीप, एक 4 दिवस की बेला और एक तीसरी पुस्तक जो इनके हाथों में है वो दर्पण एक सच। ये 3 पुस्तक को इन्होंने प्रकाशित करवा चुका है। अर्थात कह लें दोस्तों तो इस उम्र में युवा का यहाँ तक पहुँच जाना वाकई आश्चर्यचकित करता है। जहाँ आज के समाज में तमाम युवा अनड़-गलड़ बातों में फंसे रहते हैं, वो तमाम चीज़ों में उलझे रहते हैं, अपने पढ़ाई के प्रति कम और अन्य चीज़ों के प्रति ज़्यादा जागृत रहते हैं। उनके बीच से निकलकर अगर कोई युवा साहित्यिक चीज़ों का कार्य करते हैं और उसमें विलीन है, तो ये बड़े ही हर्ष और गर्व का विषय है। मैं आपके जितने भी ग्रामीण हैं, आपके गांव समाज के, उन सबों को इस वीडियो के माध्यम से बधाई देता हूं कि आपने ऐसे युवा को समृद्ध करने का कोशिश किया है और सराहने का कोशिश किया है। चलिए गौतम केसरी जी, आपके तमाम चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं आपकी पंक्तियों का। मेरा एक कविता था, सैनिक की शहादत। ये मैंने सैनिकों के सम्मान में लिखा था। जी, स्वागत है, सुनाइए। सैनिक की शहादत। देखा था वो सैनिक की शहादत, अपने सारे दर्द वहीं पर खो दिया। देखा था वो सैनिक की शहादत, अपने सारे दर्द वहीं पर खो दिया। जब लिखने की बात आई तो कलम ने भी रो दिया। वाह वाह, लिखने की बात आई तो कलम ने भी रो दिया। पत्नी के हाथों में मेहंदी रची थी, माँ ने याद में निगाहें बिछाई थी। पत्नी के हाथों में मेहंदी रची थी, माँ ने यादों में निगाहें बिछाई थी। बेटा कह कर गया था जल्द आऊँगा माँ, वो लौट कर नहीं आया था, उसकी शहादत आई थी। वाह, बहुत अच्छा। सुना था उसकी गाथा, सीने पर गोली खाकर तिरंगा को लहराता रहा। सुना था उसकी गाथा, सीने पर गोली खाकर तिरंगा को लहराता रहा।
भारत माँ की मिट्टी को माथे से लगाकर वंदे मातरम गाता रहा। हाँ, वंदे मातरम गाता रहा। वाह। हिंद का बेटा था, हिंद उसकी जान था, अपनी माँ से पहले भारत माँ बोलता था, यही उसकी पहचान था। वाह, बहुत सुंदर। अपनी जान देकर दुश्मन को सरहद में घुसने ना दिया, मिट गया वो मगर भारत माँ को मिटने ना दिया। वाह वाह, बहुत अच्छा। अमर कुंज है इनकी महिमा, वतन परस्त का सम्मान दिया, इसी मिट्टी में जन्मा था, इसी मिट्टी के लिए जान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह पंक्ति आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आप गौतम केसरी के चाहने वाले हैं, आप उनके मित्र हैं, आप उनको पसंद करते हैं, उनकी रचनाओं को सुनना चाहते हैं, तो आज के इस साक्षात्कार के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों आपको यह कैसी लगी। क्या गौतम केसरी को साहित्यिक चीज़ों में लगे रहना चाहिए या यहीं पर छोड़ देना चाहिए? इन तमाम चीज़ों को तय आप करेंगे, क्योंकि आपसे ही गौतम केसरी और गौतम केसरी से ही आप हैं, क्योंकि समाज में साहित्य एक दर्पण का कार्य करती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहित्य आजकल तमाम साहित्यकारों के लिए विशेष कार्यक्रम साहित्यकारों से साक्षात्कार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से करती रही है। यदि आप भी साहित्य आजकल के साहित्यकारों से साक्षात्कार के इस एपिसोड में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर संपर्क करेंगे। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। गौतम केसरी जी, जानना चाहेंगे कि आप सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक को लिखने का कोशिश किए थे? मेरी पहली पुस्तक थी एक दर्पण एक सच, जिसे मैंने लिखने के लिए काफ़ी मेहनत किया था। अच्छा। कई दिनों तक जाकर मैंने कविता लिखी थी और उसमें कुछ कहानी भी शामिल थी। अच्छा अच्छा। और वर्तमान समय में अभी आप क्या करते हैं और अपनी दिनचर्या कैसी है, आप जरूर अवगत कराएं आपके चाहने वालों को। मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, मैंने BA फाइनल किया है हिस्ट्री ऑनर्स से जी। उसके बाद मैंने ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, इसका एग्ज़ाम है इसी बार मेरा, और मैंने कंप्यूटर की शिक्षा हासिल की है। अरे वाह, आप कंप्यूटर से भी पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा हासिल कर चुके हैं, आप ITI भी कर रहे हैं और साहित्यिक क्षेत्र में इतने अच्छे अच्छे पायदान पर आप पहुंच चुके हैं। जरूर आपसे तमाम युवा पीढ़ी जो है कि कहीं ना कहीं उत्साहित होती होगी और अपने आप को भी जागृत करती होगी, क्योंकि मैं जब साहित्य आजकल के माध्यम से इस पूर्णिया की पावन धरती से तमाम लोगों को जागरूक करने का कार्य प्रारंभ किया था, तो उस समय आपके अररिया, फारबिसगंज, यहाँ तक कि भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी लोग लगातार जुड़ते गए और इसी कड़ी में साहित्य आजकल की पहचान जो है कि काफ़ी लंबी दूरी तक बढ़ चुकी है। चलिए, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप साहित्यिक क्षेत्र में, आपने कहा कि आप तमाम चीज़ों को आप देखे, वातावरण में देखे, तो इनसे आप प्रेरित होकर लिखने लगे, लेकिन आप किस किस प्रकार की रचना करते हैं और उस रचना में आप क्या संदेश देना चाहते हैं या यूं ही आप कविता लिख देते हैं? नहीं, जैसे किसी तरह की रचना होती है तो उनमें एक संदेश होना चाहिए, मेरा सर्वप्रथम यह मानना है। बिल्कुल। अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसमें एक समाज का एक संदेश छुपा होना चाहिए। अगर कविता को यूं ही लिख दिया जाए तो फिर वो पंक्ति नहीं होगी, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला कि कविता में जब तक कोई संदेश ना हो तो वह कविता व्यर्थ है। और कविता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लिख दें, लिखने का मतलब है हम उस उद्देश्य से लिखें जिससे कि समाज को जागृत हो और तमाम जो अलग अलग चीज़ें हैं उन सबों के लिए जागरूकता का वो काम करे, है कि नहीं? बात सही है, ये बिल्कुल सटीक आपने जवाब दिया है। और गौतम केसरी जी, अभी वर्तमान में आप क्या क्या करते हैं? कहने का मतलब है अपने इन साहित्यिक गतिविधियों के अलावा और जो अपने अध्ययन का क्षेत्र है उसके अलावा भी आप कुछ करते हैं क्या? हाँ, मैं अभिनय की तैयारी करता हूँ। अच्छा, अभिनय? मेरा बचपन से शौक रहा था लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता था। मुझे लगने लगा था मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ये साहित्य मेरे जीवन में आया, उससे मुझे खुद में प्रेरणा मिली। अच्छा, तो फिर मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ढेरों शुभकामनाएं हैं इस वीडियो के माध्यम से और आपके चाहने वाले भी कमेंट के माध्यम से शुभकामनाएं जरूर प्रेषित करेंगे। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप अपने इस राह में जरूर आगे बढ़ेंगे और अभिनय कहीं ना कहीं आपके धरती से अभिनय की ही भूमि रही है आपकी धरती। जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके यहाँ से अभिनय के क्षेत्र में अपनी लोहा मनवा चुके हैं। तो अब मैं गौतम केसरी जी आपसे चाहूँगा कि अभी आप एक और कविता अपनी प्रस्तुत करें ताकि आपके चाहने वाले गदगद हो जाएं। ये मेरी दूसरी पुस्तक है नवदीप जी। इसकी एक कविता है, मेरे दीप्ति से निकलती है क्रांति की ज्वाला। अच्छा, मेरी दीप्ति से निकलती है क्रांति की ज्वाला। वाह, बहुत सुंदर। मेरे दीप्ति से निकलती है क्रांति की ज्वाला, प्यार के अमावस का मैं चांद नहीं हूँ। वाह। मेरे आँखों के मोती में स्वप्न भयानक है पड़ा,
हर पल रहता मौन में जलती है मसाले, किंतु तुम ढूंढते हो नैनों में प्यार की सौगातें, किंतु तुम ढूंढते हो नैनों में प्यार की सौगातें। प्रेम में मरने वाला मजनुओं का मैं पैगाम नहीं हूँ, मेरे दीप्ति से निकलती है क्रांति की ज्वाला, प्यार के अमावस का मैं चांद नहीं हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। सौंदर्य ने बांधा है तुम्हें मोहिनी मंत्र से खींचने वाला, किंतु बनावटी आगोश में मैं बंधने वाला इंसान नहीं हूँ, अपने अंतर मन की सुनने वाला, खुद ही कहने वाला, वाह, सच्चाई की दिशा में दर्पण बनकर चलने वाला। तुम हो किंतु आवारो चश्मिशों की सौदाई, तुम हो किंतु आवारो चश्मिशों की सौदाई, झूठ को मैं सच कहने वाला इंसान नहीं हूँ। वाह, बहुत ही अच्छा। मेरे झूठ को मैं सच कहने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरे दीप्ति से निकलती है क्रांति की ज्वाला, प्यार के अमावस का मैं चांद नहीं हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार आपने यह प्रस्तुति दिया है और संदेश भी है कि झूठ को सच कहने का मैं वो इंसान नहीं हूँ। बहुत ही शानदार है। और गौतम केसरी जी, मैं जानना चाहूँगा, हमारे तमाम दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि आप अभिनय के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा रहे हैं, आप अपने पढ़ाई की भी जो जहाँ तक उपलब्धि आपने हासिल किया है वह भी कम नहीं है, वो आप करते ही जा रहे हैं। आगे आपकी क्या विचार है, आगे आप किस ओर बढ़ना चाहेंगे? आप तमाम दर्शकों को यह जानकारी दें, क्योंकि आज के समय में तमाम युवा पीढ़ी आपको देख करके वो भी हर्षित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लग रहा है कि ये भाई कर क्या सकेंगे, या कह लें तो ये इनकी क्या औकात जो ये कुछ कर ले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके मनों में सर्वप्रथम नकारात्मक भाव उपज जाती है। तो आप आखिर आज स्पष्ट कर दें इस वीडियो के माध्यम से कि आपका इरादा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं? मेरा तो बचपन से जो सपना है अभिनय को आगे लेके जाना, तो मैं अभिनय करना चाहता हूँ आगे। अगर मैं परिस्थिति सही रही, अगर हो सका तो मैं रंगमंच में जुड़ूंगा, रंगमंच के माध्यम से अपनी कला को निखारूंगा, आप सभी लोगों तक अपना प्यार पहुंचाऊंगा। चलिए, पूर्णिया की इस पावन धरती पर आप आए और आप यहाँ चारों तरफ की हरियाली को देख रहे हैं, और यहाँ पर जब आप पहुँचे तो आपको यहाँ की ध्रुव उद्यान का यह जो हरियाली है और यहाँ जितने भी लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं, आपको कैसा लगा, ये आप सटीक जानकारी आप साझा करें, ताकि हमारे जो युवा साथी चलकर यहाँ आएंगे इस समय में तो उनको क्या अनुभव होगा। यहाँ की जब मैं यहाँ आया तो मैं सर्वप्रथम यही देखा, यहाँ का जो दृश्य था वो थोड़ा मुझे वातावरण सही नहीं लगा। वातावरण तो बहुत अच्छा है, मौसम इतना अच्छा है, यहाँ का बगीचा भी कितना अच्छा है, लेकिन यहाँ के जो युवाएँ हैं ये ऐसे ध्रुव उद्यान में घूमने के लिए आते हैं, मतलब उसे सोचना चाहिए, उसे समाज के लिए सोचना चाहिए, वो ऐसे अपना समय बर्बाद करते हैं। तो का मतलब है आपका कि यहाँ जो युवा अभी घूम रहे हैं वो अलग ही अंदाज में, उसका अलग ही नहीं होना चाहिए। हमेशा सकारात्मक चिंतन करना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। वर्तमान समय में मैं और ये गौतम केसरी जी सुबह चलकर यहाँ आए हैं। क्यों चलकर आए हैं? क्योंकि ये साहित्यिक चीज़ों के लिए सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और अपनी उपलब्धि, अपनी तमाम कोशिशों के बल पर ये साहित्य में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए इस सुनहरे वातावरण और इस मौसम में यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि तो गौतम केसरी जी जानना चाहेंगे कि क्या कविता सृजन करने के दौरान कोई आपका ऐसा स्थिति कभी आया कि जब कोई घर वाले या कोई कहे कि आपको कि ये क्या कर रहे हो, आप कविता लिख रहे हो कि आप पढ़ोगे, ऐसी कोई स्थिति आई, या कोई समाज के लोग आपसे कभी कुछ बोले इस संदर्भ में? नहीं, घर परिवार, जहाँ तक मेरा समाज भी है, मैं लगभग 100% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि आपके समाज और आपके परिवार के सभी लोग आपके साथ हैं और साहित्य सृजन में आपका सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना घटती है कि उनको कहा जाता है आप पढ़ोगे कि आप लिखोगे, भले ही बात तय कर लो जीवन में, करोगे क्या, है कि नहीं बात सही? तो ऐसे युवाओं से कहना चाहेंगे कि दोस्तों, साहित्य की जो ये उपलब्धि है ना, ये उपलब्धि किसी से कम नहीं है। आप भी कलम उठाइए और लिखिए, लिखने में कोई कहीं दिक्कत नहीं है। आप जब फ्री रहें तो जरूर लिखें। गौतम केसरी जी, आप पड़वाज से आते हैं, तो आप अपने गांव के विषय में कुछ जानकारी साझा करें ताकि हमारे दर्शक आपको समझ पाएं। हमारे गांव के प्रखंड फॉरबिसगंज में एक साहित्य मंच है, इंद्रधनुष साहित्य मंच। अच्छा। वहाँ पर बहुत साहित्यकारों का आवागमन होता रहता है। अच्छा। वहाँ पर किसी भी तरह का, जैसे किसी तरह का कवि सम्मेलन हुआ या किसी साहित्यकारों की जयंती मनाई जाती है तो वहाँ पर साहित्य गोष्ठी होती है, तो वहाँ पर साहित्यकारों का आगमन होता है।
तो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो वहाँ पहुँचते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो साहित्यिक गतिविधियों में जी। जो आपका सहयोग करते हैं, चूँकि हर साहित्यकारों के पीछे जो है कि एक बड़े साहित्यकार का हाथ जरूर होता है, क्योंकि कम से कम उनका मार्गदर्शन, अगर उनका एक कह लें संवाद भी मिल जाए तो हम लोगों के लिए उपलब्धि समान होती है। तो आपको आपके क्षेत्र के साहित्यकार ऐसे कौन हैं जिनको कि आप यहाँ पर उनके बारे बताना चाहेंगे कि उन्होंने आपका सहयोग किया है, किसी भी माध्यम से सहयोग किया तो वे आपके हाँ, सहयोगी यस, ही यस। हुए? हमारे क्षेत्र में इंद्रधनुष साहित्य मंच में बहुत से साहित्यकार हैं, जैसे विनोद तिवारी सर, वो इंद्रधनुष साहित्य मंच के मेन वही है अभी अध्यक्ष। विनोद सर हाँ जी। विनोद, तो वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद भी और भी अनेक साहित्यकार आते रहते हैं वहाँ पर। और एक राजीव रंजन विश्वास है, एक उन्होंने काफिला पुस्तक लिखी है। अच्छा। हाँ, वो हमारे क्षेत्र से ही आते हैं, कुशाकाता प्रखंड अच्छा। से आते हैं, तो उनका भी बहुत सपोर्ट मिलता रहता है, क्योंकि वो भी युवा है हमारी तरह। अच्छा। हमारे गांव में है साहिबगंज प्रखंड के मनीष सर, अच्छा। तो वो साहित्यकार तो नहीं है, लेकिन वो उसका रक्त जो डोनेशन होता है, अच्छा। हाँ तो मतलब कि ब्लड डोनेशन, हाँ ब्लड डोनेशन में कार्यरत है, लेकिन वह भी आपको हाँ, सहयोग करते हैं, समाज सेवा का। मनीष जी का नाम लिए थे आप? हाँ मनीष। राजीव सर, उसके बाद एक विनोद सर, आप तीनों का बहुत बहुत आभार कि आप साहित्यिक गतिविधि में विलीन रहने वाले युवाओं को साथ दे रहे हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपका यहीं से हरे कृष्ण प्रकाश आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, साथ ही आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आप एक युवा को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। चलिए, मैं जानना चाहूँगा गौतम केसरी जी कि आप सबसे पहले आपने कहा नवदीप आपने पुस्तकों का सृजन किया, उसके बाद पुस्तकों की सिलसिला किस प्रकार बढ़ी, किस प्रकार आप तमाम पुस्तकों को प्रकाशित कर सके और आज तक कितनी पुस्तकों को आप जो है कि मार्केट में, चूँकि पुस्तक यदि आप सामने वालों को प्रदान नहीं करेंगे तो फिर पुस्तक आगे तक पहुंचेगी कैसे, क्योंकि पुस्तक ही समाज का धरोहर है। तो आप बताएं कि आज के समय में अब तक आप कितनी पुस्तकों को साझा कर चुके हैं और इन 3 पुस्तकों के पास तक पहुंचने में आप किन किन कठिनाइयों से गुजरे हैं? मेरी पहली पुस्तक दर्पण एक सच थी, उसके बाद मेरा दूसरा पुस्तक नवदीप निकला था और अभी तीसरी पुस्तक आ चुकी है 4 दिवस की बेला जी। तो ये सब जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट, अमेजन। अच्छा, ये सारे हाँ। जगह उपलब्ध। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरे? मतलब कोई बहुत समस्या भी आई? हाँ, समस्या तो आई, मतलब लिखने के बाद प्रकाशित करवाने में समस्या, लोगों के बीच संपर्क में, और पुस्तक लिखा गया है तो फिर समाचार पत्र में प्रकाशन में समस्या, हाँ। और लोगों के बीच आना जाना, आप किसी से अच्छा। पुस्तक लिखे तो किसी से मिलना, फिर उसको उनको भेंट करना, अच्छा। इन तरह में भी बहुत सारी समस्या आती रही है। अच्छा। कविता आप खुद लिखते हैं या आपको लिखने में कोई मदद करते हैं? या बहुत बड़ा प्रश्न हम नहीं बल्कि अभी तमाम श्रोता जो आपको सुन रहे हैं इतने देर से वो जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ये 3 पुस्तक को सृजित कर चुके हैं, तो उनको लग रहा है कि कहीं गौतम केसरी जी कहीं किसी के माध्यम से कविता तो नहीं लिख रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल। स्पष्ट करके जानकारी दें। कविता मैं ही लिखता हूँ, क्योंकि मैं 3 सालों से साहित्य की गतिविधियों में जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। मेरी 3 पुस्तक आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और साहित्य आजकल की जानकारी आपको कैसे हो गई? जिस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा, तो यहाँ पर देखा तो बहुत सारे साहित्यकारों का आवागमन देखते थे, तो मुझे अच्छा लगा, तो इसकी जानकारी हुई। अच्छा, ऑनलाइन ही आपको जानकारी हुई? ऑनलाइन ही जानकारी हुई। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं साहित्यकारों से साक्षात्कार का 9वां एपिसोड, और इस 9वें एपिसोड में हमारे साथ अररिया फारबिसगंज प्रभाग के गौतम केसरी जी जुड़े हुए हैं, और आप गौतम केसरी जी के माध्यम से उनके तमाम चीज़ों को सुन रहे हैं, उनके तमाम कृत्य को देख रहे हैं, और भविष्य में वो क्या करने वाले हैं इन चीज़ों से आप रूबरू हो रहे हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप भी साहित्यकारों से साक्षात्कार के एपिसोड में शामिल होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं हमारे इस पोस्टर के माध्यम से जो इंगित किया हुआ हमारा व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीम का, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप वहां से भी इस एपिसोड में शामिल होने की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए गौतम केसरी जी, आप हमें बता दीजिए, अपने तमाम चाहने वालों को बता दीजिए कि आप किस साहित्यकार को, किस बड़े कवि लेखक को आप अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, सुनते हैं और उनको आप चाहते हैं। आप किसके दीवाने हैं? आप उन साहित्यकारों का नाम बता दें। सलेश लोढ़ा को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं उनकी रचनाएं
और वो एक अभिनेता भी है, साथ ही साहित्यकार भी है। और आशुतोष राणा जो मेरे बहुत प्रिय अजीज है कवि में, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद चलिए, करता बहुत ही अच्छा। आप जिनके कविताओं को सुनते हैं, जिनसे आप प्रेरित होते हैं, आपने उनके विषय में बताया। हालांकि सभी कवि बहुत ही अच्छे हैं। आज हिंदी साहित्य को लेकर आगे बढ़ने वाले तमाम साहित्यकार, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, छोटा बड़ा कभी साहित्यकार नहीं होता है। मैं उम्र की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, जिस भी पायदान पर हो, अगर हिंदी का सृजन कर रहे हैं तो उन तमाम साहित्यकारों को बहुत बहुत बधाई, ढेरों आभार, क्योंकि आपके बदौलत ही आज हिंदी साहित्य संसार में आगे बढ़ रही है और तमाम युवा इस हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। इसलिए गौतम जी, आपके तमाम चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि एक शानदार कविता हो जाए और आप अपनी ये कविता जल्दी से एकदम प्रस्तुत करें। मेरी तीसरी पुस्तक 4 दिवस की बेला की एक कविता है, तुम होती प्रिय। तुम होती प्रिय, वाह, सुनाइए। दाग दामन के सारे धुल जाते, दाग दामन के सारे धुल जाते, तुम होती प्रिय तो हम भी मुस्कुराते। तुम होती प्रिय तो हम भी मुस्कुराते, बहुत सुंदर। विसंगति क्रूर यह जमाने का अमानुष व्यवहार करता है, विसंगति क्रूर यह जमाने का अमानुष व्यवहार करता है, सहनशील प्राणी की परीक्षा दुर्गति बार बार लेता है, मैं सत्य हूँ आत्मा निष्पाप है, हित कथन मेरे लिए कहलाते। बहुत सुंदर। तुम होती प्रिय तो हम भी मुस्कुराते, बिगड़ जाते तुम जमाने से मेरे चंद सुख की चंद घड़ी होती, बिगड़ जाते तुम जमाने से मेरे सुख की चंद घड़ी होती, क्या मजाल उठ जाती मुझ पे उंगली, आसमानों से बगावत कर आंधियों से लड़कर, प्रेम भरा मेरा गीत सुनाते, तुम होती प्रिय तो हम भी मुस्कुराते। बहुत सुंदर। स्वप्न भी तेरे ना होने से जीवन का सफ़र अकेला है, स्वप्न भी तेरे ना होने से जीवन का सफ़र अकेला है, सारे दिशाएं मुझसे अलग है, दूर कहीं इनका बसेरा है, कहती है दुनिया मुझको पागल, तुम तो प्यार से गले लगाते, तुम होती प्रिय तो हम भी मुस्कुराते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मानवता की परिभाषा मैंने पाया, कह दो इनसे निर्दयी नहीं हूँ, मानवता की परिभाषा मैंने पाया, कह दो इनसे निर्दयी नहीं हूँ, इस विपुल जमाने का क्या बिगाड़ा है मैंने, नफरतों के बाग में क्यों कांटे बोए जाते हैं, कातिल भरी दुनिया अक्सर नीचा दिखाते हैं, तुम तो खुशियों का फूल खिलाते, तुम होती प्रिय तो हम भी मुस्कुराते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कातिल भरी दुनिया अक्सर नीचे दिखाते। बहुत ही शानदार यह पंक्ति आपने इस कविता में प्रस्तुत किया है। गौतम केसरी जी, एक ज्वलंत मुद्दा है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूँ। ज्वलंत मुद्दा यह है कि आप समाज में देखते होंगे, आप ही के समाज में, ये हर समाज की बात है दोस्तों, ये आपके समाज में ऐसी घटना घटती होगी कि आज तमाम युवा जो विवाह योग्य होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, अक्सर मतलब कि कुछ युवा उसमें से नहीं भी करते हैं, लेकिन कुछ अक्सर वो युवा क्या करते हैं, अपने विवाह के लिए दहेज का डिमांड करते हैं और इस दहेज के चक्कर में तमाम युवती जिनका विवाह होता है या तो पहले प्रताड़ित होते हैं या विवाह के बाद प्रताड़ित होते हैं। तो आप चूंकि युवा हैं, आप पुस्तक सृजन कर रहे हैं, आप लगातार संदेश दे रहे हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, आप तमाम युवा पीढ़ी को दहेज के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? फिर बोलना दहेज प्रथा एक तरह का क्रूर प्रथा है, मैं यही समझता हूँ, क्योंकि दहेज के कारण किसी भी युवी या युवतियों का विवाह नहीं रुकना चाहिए। सही बात है। मतलब हमारे भारत में बहुत सारे गांव बसते हैं, वहाँ पे बहुत सारे गरीब रेखा से नीचे के लोग आते हैं, तो उन लोगों के पास उतनी रुपया नहीं होती या पैसा नहीं होता है, तो उनके बच्चे, उनकी जो बेटी होती है वो कुमारी रह जाती है या उनके शादी के बाद उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे समाज के हित के लिए नहीं है। आप तो दहेज लेने वाले युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक युवा हैं और आप अपने तमाम कविताओं के माध्यम से संदेश भी देते हैं, तो आप दहेज लेने वाले युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा, आप दहेज पर भरोसा नहीं रखें। दहेज पर भरोसा नहीं रखिए, मतलब दहेज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये क्या मतलब एक अगर आपको सम्मान के रूप में, दान के रूप में कुछ दिया जाता है तो उससे इनकार नहीं करना है, वो लीजिए, लेकिन ये किसी पिता को जबरदस्ती मतलब हमको इतना मिलना ही चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं कि जबरदस्ती किसी पर दबाव नहीं लेना चाहिए।
हालांकि दोस्तों मैं कह दूं कि दहेज एक अभिशाप ही है और ये शुरू दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते हैं हम लोग, तमाम चीज़ों को पढ़ करके ही यहाँ तक पहुँचे। लेकिन यह एक सिर्फ अभिशाप ही नहीं बल्कि दोस्तों यह एक ऐसी विकराल रूप ले लेती है जिससे कि तमाम हमारे जितने भी बहन हैं उन सबों पर अत्याचार होता है। इसलिए मैं भी अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को जागृत करता हूँ कि दोस्तों ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्प स्वार्थ के खातिर हम खुद को क्यों बर्बाद करें। इससे अच्छा है खुद को सहेजे और आबाद करें। चलिए गौतम केसरी जी, जाते जाते आप तमाम दर्शकों को, तमाम साहित्य आजकल के श्रोताओं को और अपने चाहने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इस वीडियो के माध्यम से अंतिम संवाद प्रेषित करें। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप मेहनत करते रहिए, परिस्थिति कैसी भी हो, लोग विरोध ही क्यों न करे, तो उनसे घबराना नहीं है बल्कि हमें आगे बढ़ना है। विरोध ही हमें आगे बढ़ने का एक मार्ग देता है, तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हम आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार, आपने बहुत ही सटीक शब्दों में तमाम दर्शकों को अपना संदेश दिया है। आज साहित्य आजकल के इस 9वें साक्षात्कार के एपिसोड में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया और ढेर शुभकामनाएं इस संदर्भ में कि आप अपने जीवन में नित्य नए आगे बढ़ें। साहित्य आजकल की टीम सदा आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं करती है और हमारे तमाम चाहने वाले दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार।